हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जंगीद। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फॉलिकुलाइटिस के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में ये फॉलिकुलाइटिस क्यों होता है, जानते हैं इस वीडियो में। फॉलिकुलाइटिस का मतलब क्या होता है? फॉलिकुलाइटिस मतलब फॉलिकल का इन्फेक्शन, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन। और ये जो हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है वो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, बाद में या फिर कभी भी आपके स्कैल्प पे हो सकता है। आज हम स्पेशली बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जो फॉलिकुलाइटिस होता है वो क्यों होता है और किस किस तरह का दिखता है और क्या इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। फॉलिकल के इन्फेक्शन की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके। और सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है फंगल इन्फेक्शन। और थर्ड कभी कभार का स्टेराइल फॉलिकुलाइटिस होता है, जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, किसी दूसरी वजह से होने का चांसेस रहता है। और ये जो फॉलिकुलाइटिस है आपके प्लांटेड हेयर पे भी हो सकता है और आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी आपका फॉलिकुलाइटिस वहाँ पे हो सकता है। और अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की तो यस, रेसिपिएंट एरिया एंड डोनर एरिया दोनों के ऊपर होने का चांसेस रहता है। टाइम की बात करें कि किस समय फॉलिकुलाइटिस ज़्यादा होता है, तो ये देखा गया कि एक तो हेयर ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद में फॉलिकुलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको बोलते हैं नोज़ोकोमिनल इन्फेक्शन। हो सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कुछ इन्फेक्शन का पार्ट हो गया हो आपके, ठीक है, जो कि फॉलिकुलाइटिस कर सकता है। सेकंड होता है कि जब आपका जो क्रस्ट रिमूव होता है, ओके, तो क्रस्ट रिमूव होने के बाद में आपका फेस स्किन हल्का सा कुछ पोर्स बन जाते हैं, न्यूड स्किन होता है और कुछ एंट्री पॉइंट्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे आपका फॉलिकुलाइटिस होने का चांसेस रहता है। थर्ड ये देखा गया कि सेकंड और थर्ड मंथ के आसपास जब आपके न्यू हेयर आपका ग्रो होना शुरू होते हैं तो वो होता है। हालांकि फॉलिकुलाइटिस हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे हेयर किस तरह के हैं, हमारा स्कैल्प कैसे कंडीशन है और हमारा जो बॉडी का कंडीशन किस तरह का है, इन पे डिपेंड करता है। तो ये फॉलिकुलाइटिस सब में होता है या फिर किसी सेलेक्टिव लोगों में होता है? देखिए, वैसे तो फॉलिकुलाइटिस काफ़ी बातों पे डिपेंड करता है, ओके, लेकिन अगर आप अच्छे केयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, या फिर एक या दो जगह होता है जो कि आपका हील हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ बॉदर करने की नीड नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग जिनमें ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, ओके। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो था आपका एज वाला पार्ट। जितना आपका एज ज़्यादा यंग होगा उसमें क्या होता है कि आपका स्कैल्प ज़्यादा ऑयली होता है और ऑयली स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका जो एक्ने होता है आपके स्कैल्प पे हो सकता है या फिर फेस पे या अपर बॉडी पे हो सकता है, तो कुछ एक्ने का पार्ट होता है जो कि आपका फॉलिकुलाइटिस करता है। सेकंड होता है कि आपका ऑयली स्किन की वजह से कुछ कंडीशंस बन जाती है कि जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस, देयर इज आल्सो कॉमन इन द यंगर एज ग्रुप। तो ये कुछ एज होते हैं। सेकंड होता है कि अगर आपका स्कैल्प का कोई ऐसी कंडीशन है, आपका स्कैल्प पूरा हेल्दी नहीं है, तो उस कंडीशन में फॉलिकुलाइटिस होने का चांसेस रहता है कि जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस मैंने बोला, या फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन। एक और कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं रिकरेंट स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस, और इस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है। और ये जो रिकरेंट स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस या कंडीशन है ये अलग तरह का होता है थोड़ा सा। ऑब्वियसली अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ये जो अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो ये आपका इन्फेक्शन करने का चांसेस करेगा। थर्ड होता है कोई अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई इन्फेक्शन तो नहीं है किसी बॉडी पार्ट के ऊपर, तो वहाँ पे आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेगा। जैसे कि अगर आपका फेस पे एक्ने है तो स्कैल्प पे आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेगा, या फिर बॉडी के कोई दूसरे पार्ट के अंदर आपका इन्फेक्शन है तो भी आपका स्कैल्प के ऊपर या प्लांटेड हेयर के ऊपर आपका स्प्रेड कर सकता है। कभी कभार ये भी होता है कि अगर आपका बॉडी में थोड़ी इम्यूनिटी वीक है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई डेफिशिएंसी है, ठीक है, वो भी आपका करने के चांसेस रहता है। डायबिटीज़ वालों को लोग, ठीक है, इनमें भी आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। या फिर आपका डिलेड वुंड हीलिंग हो, वुंड उतने अच्छे से आपका हील नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपका अच्छे से हील नहीं होगा और वो सेम कंडीशन लंबे समय तक रहेगी। आपकी जो अनहील्ड स्टेज है वो आपको लंबे समय तक रहेगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अब हम जानते हैं कि फॉलिकुलाइटिस दिखता कैसा है, होता कैसा है। हालांकि ये तो एक तरह का क्लिनिकल डायग्नोसिस है और आपके डॉक्टर है वही आपको देख के बताएंगे, बट हाँ, किस तरह का दिखता है, ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं ये एक तरह का फॉलिकुलाइटिस है, जिसमें कि आपका एक पर्टिकुलर फॉलिकल के अराउंड एक पस फील हो जाएगा, स्किन ज़्यादा रेड हो जाएगी, थोड़ा स्वेलिंग होगा, पस या फिर थोड़ी इचिंग आपको हो सकती है। इस तरह के मल्टीपल लीजन्स आपके हो सकते हैं, ओके। और अगर मल्टीपल लीजन्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपका उस पर्टिकुलर जोन के अंदर काफ़ी रेडनेस हो सकती है या फिर आपका इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये कंडीशन और ज़्यादा होती है तो आपको कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होने का चांसेस रहता है, या फिर जैसे कि फीवर हो सकता है आपका, और थोड़ा लिथार्जिनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, या कभी कभी आपको स्कैल्प के अलावा कुछ दूसरे रीजन्स के ऊपर भी आपको पेन होने का चांसेस रहता है, उसको बोलते हैं लिम्फेडिनोपैथी। तो ये कुछ सिम्टम्स आपके हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम देखा जाता है कि आपका फॉलिकुलाइटिस ज़्यादा नहीं होता है, ओनली लेस देन 5% केसेज ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा सीवियर होता है। सो आपको इस चीज़ को डरना नहीं है। कोई भी कंडीशन हो, हमेशा अगर डॉक्टर के पास में जल्दी जाओगे तो ये चीज़ें प्रिवेंट अच्छे से हो सकती है। अब बात करें अगर किसी को फॉलिकुलाइटिस हो जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फॉलिकुलाइटिस ऑब्वियसली उस एरिया के ऊपर फॉलिकल आपका डैमेज हो सकता है। देखिए, अगर माइनर कंडीशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होती है, बिकॉज मिनिमल जो आपके फॉलिकल है वही डैमेज होते हैं, तो ओवरऑल आपके रिजल्ट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता है। बट फिर भी अगर वही रीजन्स आपके मल्टीपल होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जोन के ऊपर आपका ज़्यादा हो रहा है फॉलिकुलाइटिस,
तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि उस एरिया के ऊपर आपके फॉलिकल्स उगे नहीं, आपके ग्रो अच्छे से नहीं हो और उस एरिया के अंदर आपका स्कारिंग एलोपेशिया हो जाए और वो एक पर्टिकुलर जोन है उसमें एलोपेशिया हो जाए। तो वहाँ पे बिल्कुल भी हेयर ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे हेयर बिल्कुल नहीं उगे। तो हो सकता है कि आपको 6 से 8 महीने बाद में उस जोन के ऊपर फिर से हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़े, वो आपका डॉक्टर का एक डिसीजन रहेगा। लेकिन हाँ, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई फॉलिकुलाइटिस होता है आपको, तो डॉक्टर कुछ आपके टेस्ट कर सकते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट कर सकते हैं या फिर उस एरिया के ऊपर पस कल्चर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कौन कौन सा बैक्टीरिया है, स्टेराइल फॉलिकुलाइटिस है या फिर कौन सा कॉज है वो देखने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंशन के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको जो पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जो आपका केयर वाला पार्ट है, बहुत उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। मैं हमेशा इस बात पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप प्लीज़ केयर अच्छे से कीजिए। केयर अच्छे करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। उनमें से ये वाला पार्ट ये है कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ओके, आप अच्छे से हेड वॉश कीजिए जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है। आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा। डोनर एरिया के ऊपर आप अच्छे से टॉपिकल जो एंटीबायोटिक है वो आप यूज़ कर सकते हो। हेड वॉश आपको अच्छे से करना है और सबसे बड़ी बात है कि आपको ज़्यादा इचिंग या रब नहीं करना है। मैंने ये देखा कि अगर आपने ज़्यादा इचिंग किया है तो उस एरिया के ऊपर इचिंग की वजह से तो आपका डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्क्रैच करते हैं तो उसकी वजह से डैमेज हो सकता है और वो एरिया फिर आपका वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस होने का चांसेस रहता है। या फिर आप मैकेनिकल डैमेज कर देते हैं उस एरिया के ऊपर, तो उसकी वजह से फिर आपका फॉलिकल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देंगे कि और 5 to 7 डेज आपको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस है तो ऑब्वियसली डॉक्टर आपको नेक्स्ट लेवल में कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं कि और हो सकता है कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स जो लो डोज थोड़े लंबे समय तक आपके लिए चलाए। केयर वाला जो पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस रखें। अगर आपको ऑलरेडी कोई कंडीशंस है जो कि वास्तव में आपको इन्फेक्शन कर रही है तो उसको भी इंप्रूव करना ज़रूरी है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर एक्ने हो गया या सीबोरिक डायबिटाइटिस हो गया, इसको भी आपका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेस देन 5% केसेज में सीवियर होता है। कोई भी कंडीशन हो, किस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में, आप अपने डॉक्टर के पास में रहिए और डेफिनेटली ही विल ट्रीट यू एंड ऐसा कुछ ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। ओके, अगर आप ध्यान रखोगे तो ये था फॉलिकुलाइटिस के बारे में। और भी मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में वीडियो बनाए हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू।